Hello guys, welcome. Good morning. This is Vedant Education, class 12 Science Chemistry and coordination compounds उपसेचन जो यौगिक जो चैप्टर अपन चल रहे थे उसमें हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में बात कर ली है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात की है। और अगर अपन पुराने लेक्चर्स के टॉपिक्स की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने CFT की बात की थी बच्चों। CFT क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की हमने बात की थी। उसके अंदर हमने चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो संकुल थे उनके अंदर हमने विपाटन की बात कर ली थी कि भैया इनमें विपाटन कैसे होगा। Eg2Tg की बात की थी, T2G की बात की थी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के भरने की हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्या पैटर्न रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन भरने का पैटर्न जो था वो डिपेंड कर रहा था लिगेंड की प्रकृति के ऊपर और इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को समझने के लिए हमने स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की बात की थी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उसमें चौथा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, युग्मन में चला जाता है, और वीक लिगेंड होता है तो वो एक उच्च स्तर के अंदर चला जाता है, युग्मित अवस्था में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें करके हमने ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने इसमें चुंबकीय प्रकृति की बात की थी। चुंबकीय प्रकृति, जो चुंबकीय प्रकृति है वो चुंबकीय आघूर्ण से कैलकुलेट की जाती है, हमने पढ़ा था। और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। तो किसी भी संकुल के अंदर अगर चुंबकीय प्रकृति देखनी है तो आप उसमें म्यू का पता लगा लीजिए। म्यू क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। और अगर चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय जिसको अपन डायमैग्नेटिक कहते हैं। और म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, कोई ना कोई वैल्यू है तो उसको अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। बच्चों ये इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं आपको काफ़ी ज़रूरी हैं, आगे चल के आपको हिंदी में नहीं बोलेगा कोई अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, डाया एंड पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, और इससे हमने कैलकुलेट कर लिया था n की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ही क्या होती है, n की वैल्यू होती है। यहाँ पुट करते हैं और म्यू निकाल लेते हैं, जिसका यूनिट क्या बताया था हमने, Bm, बोर मैग्नेटॉन। तो इसकी वैल्यू दो तरीके से आएंगी, या तो 0 या 0 नहीं। 0 नहीं तो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा संकुल, चुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, और 0 है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक, कोई चुंबकीय प्रकृति नहीं दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। आज अपन जो है उस लेक्चर के अंदर चुंबकीय प्रकृति हुई, उसके बाद में हम बात करते हैं आज इसके रंग की बात करते हैं कि भैया संकुल के अंदर रंग किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें अपने को इसमें देखनी। ठीक है, तो देखो संकुल का एक विशेष रंग होता है जिसका एक विशेष कारण होता है। क्या कारण है, देखो बच्चों, जैसे ही हम दृश्य प्रकाश संकुल पे डालते हैं, जब दृश्य प्रकाश संकुल पर पड़ता है तो उसमें से एक निश्चित तरंगदैर्ध्य, जो क्या होता है, सभी संकुल यौगिकों की अपनी अपनी प्रकृति होती है, तो वो सब अपना अपना एक निश्चित वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तो निश्चित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, ठीक है, या तरंग, उस प्रकाश में से तरंग, क्योंकि आप दृश्य प्रकाश को देखोगे तो 7 रंगों का मिक्सचर होता है ना, तो उसमें सबके अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो उसमें से एक निश्चित वेवलेंथ की जो तरंग होती है को संकुल अवशोषित करता है। ठीक है, अवशोषित करता है, तथा इससे प्राप्त ऊर्जा के कारण, इस तरंग से जो प्राप्त ऊर्जा है ना उसके कारण निम्न D स्तर का इलेक्ट्रॉन उच्च D स्तर में चला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इसे D संक्रमण कहते हैं। तो आपको पूछे कि भैया कि रंग क्यों दिखता है, इसी के कारण संकुल जो हैं वो रंगीन दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं।
ठीक है। संकुल रंगीन किस कारण से दिखते हैं? डी संक्रमण के कारण से दिखते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि भैया डी से डी में जाने का मतलब फिर उच्च स्थान पे कहाँ चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में क्यों चला गया? तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे डी के अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, T2G और EG। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और जैसे ही हमने इसको ऊर्जा दी, उसको H मतलब ऊर्जा होती है, ठीक है, ये साइन भी ऊर्जा का होता है। जैसे हमने इसको ऊर्जा दी तो ये क्या कर जाएगा, हाई एनर्जी लेवल के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ चला गया, इस EG के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये क्या है, डी संक्रमण है, डी संक्रमण हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो डी संक्रमण के कारण ही कोई भी संकुल जो है वो अपना रंग प्रदर्शित करता है। और क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गया है, इसने क्या किया, इस एक अवशोषित तरंग की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करके ये यहाँ चला गया। अब वापस से यहाँ ये इसमें आएगा जब वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और वो जो उत्सर्जित ऊर्जा है उससे उसको वो संकुल क्या होता है, रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो इसमें जो रंग है उसका एक मैकेनिज्म होती है। क्या मैकेनिज्म होती है भाई, हमें ऐसा लगता है कि जो कोई भी वस्तु है उसने क्या किया है, जैसे सफ़ेद रंग की हम बात करते हैं, सफ़ेद रंग ऐसा कहते हैं कि भाई सभी तरंगों को ये क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है। इसका मतलब ये अवशोषित नहीं करता है ना, और अवशोषित नहीं करता इसका मतलब क्या है, इसने दृश्य प्रकाश के जो रंग हैं उसमें से किसी तरंगदैर्ध्य को अवशोषित नहीं किया है, अवशोषित नहीं किया, सभी को प्रतिकर्षित कर दिया। तो सभी की सभी तरंगे हमारी आंखों में आएंगी उससे टकरा करके, और हमें वैसा ही रंग दिखेगा जैसा प्रकाश का रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश बोलते हैं, श्वेत ही हमें रंग नजर आता है जब किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी वस्तु ने उन सभी तरंगों को प्रतिकर्षित कर दिया है तब। ठीक है, तो कोई रंग नजर नहीं आया। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है, ये ऐसा कहते हैं कि भैया ब्लैक कलर सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार की तरंगों को अवशोषित करता है। सभी प्रकार की तरंगों को अवशोषित कर लेगा तो उस ऑब्जेक्ट पे लग करके हमारी आंखों की तरफ कौन सी तरंग आएगी, कोई नहीं आएगी, और कोई नहीं आएगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल ब्लैक अंधेरे में दिखेगा, तो वो ब्लैक कलर नजर आता है। तो ये क्या होता है, पूरक रंग होता है। ठीक है, देखो संकुल यौगिक के द्वारा निश्चित तरंगदैर्ध्य के अवशोषण के बाद बची हुई तरंगों का मिश्रण एक रंग दर्शाता है। इसे अवशोषित रंग का पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, आपको बोले कि भैया संकुल एक पूरक रंग दर्शाता है, इसका अर्थ क्या है बच्चों, बताना है हमें। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि संकुल ने क्या किया, दृश्य प्रकाश में से एक रंग को तो अवशोषित कर लिया। जैसे मैं कहूँ कि भैया लाल को अवशोषित कर लिया, तो फिर वो दिख कैसा रहा है, वो संकुल लाल ही दिखेगा क्या? नहीं, वो कैसा दिखेगा, वो नीला दिखेगा। तो इसका मतलब लाल को अवशोषित किया और बाकी जो बचे हुए 6 थे रंग 7 में से, उन्होंने मिक्सर करके क्या बना लिया है, एक पूरक रंग नीला दिखाएगा। ठीक है ना, अगर वो पीले को अवशोषित करता है तो बैंगनी नजर आता है। ठीक है, बैंगनी नजर आता है। तो ये क्या है, जो नजर आ रहे हैं वो पूरक रंग होते हैं, अवशोषण के बाद में बचे हुए रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे बैंगनी को अगर उसने एब्जॉर्ब किया है तो क्या हो जाएगा, पीला नारंगी। इस टाइप से क्या होते हैं, ये पूरक रंग नजर आते हैं। बच्चों समझ में आया या नहीं आया, आप देखिए, गौर कीजिए इस बात पे। ठीक है, अच्छा देखो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जैसे आप जेम स्टोन्स की बात करते हैं, हीरा पन्ना है ना, कीमती मोती जिनको हम कहते हैं वो होते हैं। जैसे
पन्ना होता है, रूबी होता है, इन सब में भी क्या होता है, ऐसे ही धातुओं के अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे आप बात करोगे एग्जाम्पल पन्ना जो होता है उसमें Cr3+ की अशुद्धि होती है, ठीक है। अब ये अशुद्धि क्या है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसके अंदर डी संक्रमण हो सकता है, और इस अशुद्धि के डी संक्रमण के कारण पन्ना अपना एक चमकीला रंग प्रदर्शित करता है। तो जितने भी जैम स्टोन्स हैं, महंगे हीरा मोती, ये जो भी धातु पत्थर होते हैं, चमकीले पत्थर जिनको अंगूठी वगैरह बहुत ही कीमती होते हैं, ये इनको आप देखेंगे तो इनका रंग किस वजह से है, इनमें उपस्थित किसी डी संक्रमण करने वाले धातु के अशुद्धि की वजह से है, उनके अंदर इसका संक्रमण करवाती है ये, इस वजह से उनमें पूरक रंग नजर आता है, ठीक है। आप अंधेरे में रख दो किसी चीज़ को, उसका रंग नजर आएगा कि नहीं आएगा ना, जब तक दृश्य प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा तब तक वो अवशोषण नहीं करेगी, और अवशोषण नहीं करेगी तो पूरक रंग हमें नजर नहीं आएगा। अगर पूरी लाइट आ रही है बिना किसी को अवशोषित किए तो सफेद प्रकाश दिखेगा, पूरी अवशोषित हो रही है तो ब्लैक, अब कुछ अवशोषित होकर के बाकी आ रहा है तो वहां पे पूरक रंग नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है क्या। होपफुली आपको संकुल धातुओं के द्वारा या संकुल यौगिकों के द्वारा जो रंग प्रदर्शित करने का तरीका है वो समझ में आ गया होगा। मान लिया होगा आपने ये बात कि हाँ भाई ठीक है, आप लोग रंग प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी हमने इसमें पढ़ ली है। चले अब आगे हम इसके अंदर संकुल के रंग के बाद में हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास अब, संकुल का स्थायित्व। हम स्थायित्व की बात करेंगे, ठीक है, कि भैया वो स्थायी कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए किसी भी संकुल का स्थायित्व जो है वो किस बिहाफ पे डिफाइन होता है कि उसके अंदर लिगेंड और केंद्रीय धातु जो है उसके बीच में कैसा संबंध है, उसके बीच में कैसा आबंध है, उसके बीच में अंतःक्रिया कैसी है, उसके आधार पे हम क्या कहेंगे कि संकुल क्या है, स्थायी है या नहीं है, ठीक है। देखिए संकुल में लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर संकुल का स्थायित्व निर्धारित होता है। अगर अंतःक्रिया ज़्यादा है, अंतःक्रिया अगर ज़्यादा है तो स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अंतःक्रिया को आप उस संकुल में घुस के तो नहीं झांक सकते भैया, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में अंतःक्रिया कैसी हो रही है, अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, वो तो हमें किसी ना किसी वैल्यू से ही पता करना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक स्थायित्व नियतांक का पता कर सकते हैं, ठीक है। यह अंतःक्रिया ज़्यादा होगी कब, जब उसके अंदर क्या होगा, Ks का मान ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, स्थायित्व नियतांक, ठीक है। स्थायित्व नियतांक का मान ज़्यादा, अंतःक्रिया ज़्यादा, तो स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है जिसके ऊपर चार्ज है A+, और ये n संख्या में लिगेंड्स है जिनके ऊपर X- चार्ज है। ये दोनों क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, कुछ ऐसा ही होगा देखो बच्चों, और यहाँ पे क्या हो गया, B- चार्ज हो गया, ओके, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं इसके अंदर Ks की वैल्यू, स्थायित्व नियतांक निकालूंगा तो क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद क्या है ये, है ना, बटा अभिकारक की सांद्रता, ये
ठीक है। और अभिकारक ये भी तो है, लिगेंड की संख्या भी तो है x माइनस, और इसके ऊपर ये स्टोइकोमेट्री बच्चों, स्टोइकोमेट्री पावर में आ जाती है। ये हो गया हमारे पास Ks की वैल्यू। अब देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूँ कि अंतःक्रिया लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में बहुत तेज है या ज़्यादा है, तो वो दोनों आपस में जुड़ करके उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। अगर उनके बीच में लड़ाई होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, है ना, तो स्थायित्व कम हो गया। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है, अंतःक्रिया ज़्यादा हो रही है, तो जुड़ करके वो उत्पाद ज़्यादा बनाएंगे। ज़्यादा बनाएंगे इसका मतलब बहुत ज़्यादा उत्पाद बनना, मतलब वो स्थायी जब भी तो बन रहा है। तो इसको आप इसकी वैल्यू से भी देख सकते हैं। देखो Ks की वैल्यू कब ज़्यादा आएगी, जब ये वाला अंश जो है वो ज़्यादा रहेगा तो Ks की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और अंश क्या है, उत्पाद, उत्पाद ज़्यादा बनेगा तो अंश ज़्यादा आएगा तो Ks की वैल्यू ज़्यादा। तो जब भी Ks की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो आप देखेंगे कि उसका स्थायित्व ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर आप देखना चाहें कि भैया Ks की वैल्यू, आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, आपने Ag+ और अमोनिया के साथ में एक संकुल बनाओ, और Ag+ और एक साइनाइड के साथ में आप संकुल बना करके देख लीजिए। इसका संकुल जो है आपको कैसा नज़र आएगा, वो कुछ इस टाइप से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका संकुल माइनस, ठीक है। ये दोनों संकुल हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको पूछे कि भैया कौन सा ज़्यादा स्थायी है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया सिल्वर और एमीन जो है उसके बीच में अंतःक्रिया ज़्यादा है या कम है, झांक के देख लो। झांक के तो नहीं देख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बीच में अंतःक्रिया कैसी है। तो देखो, इसमें अंतःक्रिया देखने के लिए स्थायित्व का नियतांक जो है वो चेक कर लीजिए, वो होता है 1.6 × 10⁻⁷, और इसके अंदर जो Ks की वैल्यू होती है वो है 5.4 × 10⁻18। ये है इसमें Ks की वैल्यू बच्चों, ठीक है। अब आप Ks की वैल्यू को देखेंगे, गौर से देखिए, तो Ks की वैल्यू आपको पता लगेगा कि जो आपके पास सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर Ks की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्थायी है। अब सेम आपके पास केंद्रीय धातु है लेकिन लिगेंड का फर्क आ गया, तो इसका मतलब लिगेंड से यहाँ पे स्थायित्व का फर्क पड़ रहा है। साइनाइड Ag के साथ में ज़्यादा अंतःक्रिया कर रहा है, इसलिए Ks की वैल्यू ज़्यादा, और Ks की वैल्यू ज़्यादा है तो अंतःक्रिया ज़्यादा तो स्थायित्व ज़्यादा, ये ज़्यादा स्थायी है। समझ सकते हैं स्थायित्व इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो स्थायित्व है बच्चों, ये जो स्थायित्व है ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो अपन जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को अगर आप देखेंगे तो वो हम कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके Ks की वैल्यू मान लीजिए या स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो उन कारकों के अंदर जो है ना बच्चों सारी चीज़ें आ जाएंगी। सारी चीज़ें बोले तो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो भी उसके अंदर स्थायित्व को ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। देखिए सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की अंतःक्रिया से क्या होता है, स्थायित्व बढ़ता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु भी उस अंतःक्रिया को प्रभावित करेगा, उसके बाद में लिगेंड भी प्रभावित करेगा, और कुछ उनकी संरचना होती है वो भी उसको प्रभावित करती है। तो सबसे पहला कारक जो है वो हम क्या ले रहे हैं, केंद्रीय धातु आयन जो है उसकी प्रकृति की हम बात कर रहे हैं। यह है आपके सबसे पहले इफेक्ट डालने वाला रीजन। देखो, दो तीन चीजें हैं बच्चों। एक, इस धातु आयन पर आवेश की मात्रा अधिक, मतलब आवेश की मात्रा बढ़ा दें, इसकी त्रिज्या कम, ठीक है, इसका आवेश घनत्व अधिक करने पर इनका स्थायित्व
बढ़ता है। किनका? कॉम्प्लेक्स का। तो तीन चीजें आ गई बच्चों हमारे पास। केंद्रीय धातु परमाणु से स्थायित्व कैसे प्रभावित होता है उसको चेक करने के लिए तीन चीजें आ गई हैं। पहली चीज क्या है हमारे पास में, देखो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऊपर आवेश, तो वो आवेश की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, तो स्थायित्व ज्यादा रहेगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं उसकी त्रिज्या जो है वो कम होनी चाहिए, किसकी? केंद्रीय धातु आयन की, तो क्या होगा? स्थायित्व ज्यादा होगा। और एक आवेश घनत्व जो है वो ज्यादा होना चाहिए। आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बराबर आवेश बटा त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या जो है बच्चों, अगर ये त्रिज्या को मैं कम करता हूं तो आवेश घनत्व बढ़ेगा ना, तो त्रिज्या कम होती है तो क्या होता है? स्थायित्व बढ़ता है। त्रिज्या कम करूंगा तो आवेश घनत्व बढ़ता है और इसके बढ़ने से भी स्थायित्व बढ़ता है। तो कैसे भी आप देख सकते हैं तीन चीजें हैं, इनसे क्या हो रहा है? उस संकुल का स्थायित्व हमेशा बढ़ेगा। देखो जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास हेक्सासाइनाइड का आयरन के साथ में, ठीक है, और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में, क्योंकि हमने क्या कर लिया है? लिगेंड भी सेम है और हमारे पास केंद्रीय धातु आयन भी सेम है। इसका मतलब केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या तो समान है दोनों के अंदर, या हो सकता है कि अलग अलग हो, ठीक है, तो वो चेक करते हैं। तो हम देखें इसमें आवेश, आवेश देख के बताइए मुझे धातु के ऊपर क्या है, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। x प्लस ये कितना है? साइनाइड का -6 इक्वल्स टू कितना है? -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? +3 है बच्चों इसके अंदर, और इसमें चार्ज क्या है? आवेश क्या है बच्चों? आप देख के बताइए। -4 और +6 कितना हो जाएगा? +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है? +2 है, और इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है? +3 है। तो स्थायित्व क्या होगा? इसका अधिक होगा, अधिक स्थायी, आवेश ज्यादा। आवेश ज्यादा होने के कारण क्या है? इसका स्थायित्व ज्यादा है। आप देख सकते हैं Fe3+ ज्यादा है और Fe2+ कम है। तो ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप स्थायित्व देख सकते हैं कि उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका चार्ज आपको देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उसके चार्ज के बिहाफ पे हमने दोनों एग्जाम्पल में देखा कि इसका स्थायित्व ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कहीं ना कहीं हमें त्रिज्या का भी रोल इसमें समझ में आया कि भैया त्रिज्या भी क्या है, इसके स्थायित्व को डिफेक्ट करता है या चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले ले, चार्ज सेम है, जैसे हमने ले लिया Cu2+, निकेल 2+, कोबाल्ट 2+, Fe2+, Mn2+, ये हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ आवेश समान है, आवेश समान है, लेकिन त्रिज्या का घटता क्रम है। तो इधर से इधर आप जाओगे तो देखो त्रिज्या जो है ना बच्चों वो घटती जा रही है, तो इधर से इधर जाने पर इनका स्थायित्व जो है ना बच्चों वो बढ़ेगा। आप जब डी ब्लॉक पढ़ोगे, आपने 11th में पढ़ा होगा और अपने भी सिलेबस में डी ब्लॉक है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि जो आपका 3D सीरीज होता है ना बच्चों, 3D, उसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आपके एलिमेंट होते हैं 1 से लेकर के 10, उनका त्रिज्या का आरेख कुछ ऐसा आता है और जस्ट मिडिल में कौन होता है? मैंगनीज होता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? देखो त्रिज्या बढ़ती जा रही है, तो त्रिज्या इधर की तरफ कम, और जिसकी त्रिज्या कम है उसके अंदर क्या होगा? स्थायित्व ज्यादा होगा। तो इसकी त्रिज्या सबसे कम है तो स्थायित्व सब। अच्छा, कारण क्या है? आप देखो आवेश, अब यहाँ पे देखो चार्ज सबका सेम है, तो देखो आवेश घनत्व भी आप यहाँ स्थायित्व में यूज कर सकते हो। आवेश घनत्व भी Mn2+ की तरफ बढ़ रहा
है ना, क्योंकि देखो आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा त्रिज्या, आवेश तो सबका +2 है तो यहाँ पे 2, और त्रिज्या देखो इसकी सबसे कम है, तो जितनी कम त्रिज्या होगी उतना ही ज़्यादा आवेश घनत्व आएगा, स्थायित्व आएगा। तो स्थायित्व को आप इधर बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं। तो हमने केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या, आवेश घनत्व या फिर उसके ऊपर आवेश, इन तीनों फैक्टर्स के आधार पर देखा कि कोई कॉम्प्लेक्स स्थायी कैसे हो सकता है, या केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति उसको कैसे, उसके स्थायित्व को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो लिगेंड की प्रकृति भी क्या करेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई जो केंद्रीय धातु आयन और उस लिगेंड के बीच में अंतःक्रिया ज़्यादा होगी तो ही क्या होगा, स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो मतलब इसमें लिगेंड भी क्या होगा, रोल प्ले करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है इसमें, लिगेंड की प्रकृति, ये भी क्या करेगी, इसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, देखो कोई लिगेंड जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दाता है, ठीक है, प्रबल है, दाता है, अर्थात वह प्रबल लुईस क्षार है, तो इससे प्राप्त संकुल अधिक स्थायी होगा। समझिए इस बात को, क्योंकि कोई भी लिगेंड है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु से प्रबलता से बंध बनाएगा, और वो अंतःक्रिया ज़्यादा होगी तो वो संकुल ज़्यादा स्थायी होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट इसके अंदर देखेंगे हम तीसरा फैक्टर जिसको हम बोलते हैं कीलेटीकरण, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको समझिए, इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, थर्ड है कीलेटीकरण। देखिए संकुल जिनमें कीलेट का निर्माण होता है वह अधिक स्थायी होता है। ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, कीलेटीकरण तो एक प्रक्रम का नाम है, तो जिस संकुल में कीलेटीकरण होगा वो संकुल ज़्यादा स्थायी होगा। अब हमें ये समझना है कि भैया कीलेटीकरण से क्या होता है, कीलेट का निर्माण होता है संकुल में, तो कैसे किसी संकुल के अंदर कीलेटीकरण से बनने वाला कीलेट संकुल ज़्यादा स्थायी होता है और उसका कारण क्या है वो अब अपन जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कीलेटीकरण होता क्या है। ठीक है, जब कोई द्विदंतुक या अधिक दंतुकता का लिगेंड धातु से आबंध बनाता है तो, ठीक है, द्विदंतुक या इससे ज्यादा दंतुकता का कोई लिगेंड अगर केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, वह एक साथ एक से अधिक आबंध बनाता है। देखो बच्चों एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है मेरे पास CH2 हियर इट इज NH2, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ एक और NH2 है, ये क्या बोलते हैं, इसको EN बोलते हैं ना बच्चों, और ये कैसा है, द्विदंतुक है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु को ये लिगेंड इधर से एक लोन पेयर और इधर से एक लोन पेयर देगा। ठीक है, अब एक से ज्यादा बॉन्ड बन गया, इससे क्या होता है, इससे एक चक्रीय संरचना बनती है, बन रही है कि नहीं बन रही है, देखिए ये चक्रीय संरचना बन रही है, जिसे कीलेट कहते हैं। कीलेट कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों, कीलेट। एक से ज़्यादा बॉन्ड बना करके अगर कोई लिगेंड संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कोई चक्रीय संरचना बनाती है तो इसको कीलेट कहते हैं।
इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रक्रम को कीलेटीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? कीलेटीकरण कहते हैं। और इस वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है, इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और इसलिए इसमें क्या होता है? स्थायित्व आता है। समझ में आया क्या बात आपको? और ये जो संकुल बनता है इस प्रकार के लिगेंड, कीलेट लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं ये? कीलेट लिगेंड होते हैं। तो आपको कीलेट लिगेंड पूछे तो क्या होगा? ऐसे लिगेंड जो द्विदंतुक या उससे अधिक दंतुकता वाले हैं वे केंद्रीय धातु के साथ में एक से ज़्यादा आबंध बना करके चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उनको कीलेट लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार के संकुल को कीलेटीकरण कहते हैं और कीलेटीकरण से उसका स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? चलो, जैसे एक और मैं आपको एग्जाम्पल इसके अंदर बताऊं, कीलेट वाला एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करके इसमें बताऊं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का मैं लेता हूं एग्जाम्पल, समझिएगा। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया आयरन ऑक्जेलेट की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड होता कैसा है? ये ऑक्जेलिक एसिड कुछ इस तरीके से नज़र आता है। एक हो गया है ना, और ये देखिए मैंने लिख दिया है दूसरा ऑक्जेलिक एसिड, हियर इट इज़, ये लीजिए, ये हो गया है ना, और तीसरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये लो। ठीक है, तो ये वाले लोन पेयर इधर आने वाले हैं, ये नेगेटिव वाले। ओके, तो देखो हर एक लोन पेयर क्या कर रहा है? दो दो बॉन्ड बना करके यहाँ पे कितने एटम की चक्रीय संरचना थी? देखो 1 2 3 4 5। ये H2 को मत काउंट करना क्योंकि M से धातु से बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन वापस मेटल। तो कितने हुए? 4 और 1 5। 5 सदस्य की चक्रीय संरचना। यहां पर 1 2 3 4 5, 5 की कितनी बन रही है? 3 चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना बन रही है। कीलेट का निर्माण हो गया है बच्चों। ठीक है, कीलेटीकरण हो गया है। ठीक है ना। देखो जैसे आपके पास एक EDTA शब्द सुना है, लिगेंड आपने देखा है। EDTA क्या होता है? द्विदंतुक से षटदंतुक तक होता है। EDTA सबसे अच्छा कीलेट बनाता है। EDTA 4- सबसे स्थायी कीलेट बनाता है, क्योंकि इस अवस्था में, किस अवस्था में? अभी ये जो मैंने लिखा है ना सामने, इस अवस्था में कौन सी अवस्था है अभी इसके? EDTA 4- मतलब जो आपके एमीन, इसके एसिटेट्स थे है ना, ऑक्सीजन माइनस, वो भी अभी चारों हाइड्रोजन वहाँ से गायब है। तो 4- तो वो हो गए, तो 4 लोन पेयर वहाँ से आ सकते हैं, 2 लोन पेयर इसके एमीन से आते हैं ना, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। ये तो ये अभी क्या है? षटदंतुक है और सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो इस अवस्था में यह है षटदंतुक है। इसलिए ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम ये है, ठीक है, और अगर मुझे क्या करने हैं, एक EDTA को मैं जोड़ता हूँ, केवल एक EDTA मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक EDTA ही क्या दे देगा आपको? 6 लोन पेयर दे देगा। तो हमारे पास में एग्जाम्पल मान लीजिए है मेरे पास मेटल EDTA 4-, ये हो गया मेरे पास लिगेंड, इसका 4- है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -2, तो इसका +2 हो जाएगा है ना, ये लीजिए। तो ये कैसे जुड़ेगा? EDTA की स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान देना। EDTA क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन, इजंट इट? ये इनके 2 लोन पेयर हैं, तो बाइडेंटेड तो ये होगा ही होगा। और फिर क्या होता है इसके अंदर? फिर क्या होता है बच्चों? टेट्रा 4 एसीटेट होता है।
तो क्या हो गया CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक पे माइनस। ठीक है, दूसरा यहाँ मैं बना दूँ CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे माइनस। यहाँ पे भी क्या होगा ऐसा CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे माइनस और एक यहाँ बना दूँ CH2 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे माइनस। तो 1 ये वाला माइनस 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा और ये ऐसे जुड़ा। एक रिंग तो देखो 1 2 3 4 5 की ये बन गई, ये भी क्या करेगा ऐसे जुड़ जाएगा। तो एक रिंग ये बन गई कितने की 1 2 3 4 5 की, एक 5 की ये रिंग बन गई, दूसरे ये रिंग बन गई, चौथी ये रिंग बन गई। तो देखो एक, ठीक है ना, 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे क्या है 5 रिंग यहाँ पे बन रही है, इसलिए ये क्या है सबसे ज़्यादा स्थायी है षटदंतुक होने की वजह से। ठीक है, अच्छा बच्चों EDTA के बारे में आप लोग सुनते हैं कि भैया EDTA क्या होता है, कीटनाशी होता है, जर्मिसाइडल होता है ना। हम इसको खेतों में बहुत ज़्यादा बहुतायत रूप में यूज़ करते हैं EDTA को। तो EDTA क्या है, एक कीटनाशक है, यह एक कीटनाशक है, जहर होता है। इसको बच्चों वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे बहुत सारे कीट मच्छर इन सबको मारने के लिए मेनली बड़े लेवल पे वहाँ यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे सैनिक एक जगह रहते थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उस समय सारे देश आपस में लड़ रहे थे, है ना। तो मच्छरों की वजह से सैनिक बीमार होने लग गए थे, तो उसमें क्या किया इन्होंने EDTA का छिड़काव किया था। तो ये क्या है, एक पॉइजन होता है, और क्योंकि किलेट का निर्माण करता है इसलिए ये क्या है बहुत ज़्यादा स्थायी है। तो जैसे इसका यूज़ करते हैं, खेत में भी यूज़ करते हैं, तो उससे वो क्या होता है, उसका अपघटन नहीं होता। अपघटन नहीं होता तो ये काफ़ी लंबे समय तक पेड़ पत्तों में, मिट्टी में, इंसान में जाता है तो उसके एडिपोज टिश्यू में स्थायी बना रहता है बिना किसी अपघटन के, बिना किसी मेटाबॉलिज्म के, क्योंकि ये क्या है किलेट, और किलेट होने की वजह से स्थायी है। इसलिए जो विकसित देश है ना बच्चों, उन्होंने तो इसका यूज़ बैन कर दिया है, और जो विकासशील हैं जैसे भारत जैसे देश हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अब इसको एक लिमिटेड यूज़ में कर दिया है कि भैया आप जैसे मेडिकल से कोई दवाई होती है जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसको लेने के लिए पर्ची दिखाओ, रिकॉर्ड होता है, उसी हिसाब से इसको भी ऐसे आसानी से आप दुकान से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये हो गया किलेट, EDTA का किलेट इस टाइप से बनता है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, उस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, इधर मैं थोड़ा सा अलग चीज़ लूँगा, मैं वो एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ बच्चों। मेरे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्राजीन, ये लिगेंड आपने पढ़ा होगा, यस पढ़ाया था मैंने, मुझे याद है। ये मेरे पास एग्जाम्पल है NH2, ठीक है ना। देखो बच्चों, इसके पास ये 2 लोन पेयर होते हैं, क्या ये द्विदंतुक है? ये बात वहाँ पे भी हमने की थी कि क्या ये द्विदंतुक है? नहीं, ये द्विदंतुक नहीं है बच्चों। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें 2 दांत नज़र तो आ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर तो है, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर तो है, देन वाई इट इज नॉट ए बाइडेंटेड, ये क्यों नहीं द्विदंतुक है? तो बच्चों इसमें कारण क्या है कि यहाँ से ये कौन है, हाइड्रोजीन, ठीक है ना, ये क्या है, एक दंतुक ही होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर ये द्विदंतुक होगा तो इसको ऐसे जुड़ना पड़ेगा, और ऐसे जुड़ेगा तो ये क्या होगी, 3 सदस्य की रिंग बनेगी, 3 सदस्य की रिंग बन रही है, जो क्या है, जो अस्थायी है। कैसी है? अस्थायी है, इसलिए ये कभी नहीं बन सकता। तो जो बाइडेंटेड आपके पास में लोन पेयर हैं, लिगेंड है या उससे ज़्यादा वाले हैं, वही किलेट बना सकते हैं, ये नहीं बना पाएगा, ये किलेट नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, ये 3 सदस्य वाली रिंग बन रही है हाइड्रोजीन से। तो हाइड्रोजीन एक दंतुक में ही काउंट होगा। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल दे करके पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए कि भैया हाइड्रोजीन किलेटीकरण करेगा क्या, आप 2 लोन पेयर देखोगे और खुश हो जाओगे कि हाँ ये तो ठीक है, इसको तो चिपका देते हैं आंसर में। नहीं चिपकाना है, क्यों? क्योंकि 3, कम से कम 3 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये कभी भी किलेटीकरण नहीं करेगा। चलो एक एग्जाम्पल देखिए, अब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको क्या कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड।
एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होते हैं उभयदंतुक लिगेंड। बहुत सारे ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके अंदर दाता परमाणु एक से ज़्यादा होंगे। देखो जरा यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 दाता परमाणु हैं, ठीक है। तो क्या ये उभयदंतुक है? नहीं, ये उभयदंतुक नहीं है, ये बहुदंतुक है। बहुदंतुक मतलब एक से ज़्यादा दाता परमाणु, और वो दोनों एक साथ लोन पेयर दे सकते हैं। जो किलेट करने वाले हैं उनमें जो दाता परमाणु सभी एक साथ लोन पेयर दे सकते हैं, तभी तो किलेट बनेगा, तभी तो चक्रीय संरचना बनेगी। तो ये बहुदंतुक है, उभयदंतुक नहीं है। उभयदंतुक क्या होता है? उसमें एक से ज्यादा दाता परमाणु तो है, लेकिन एक बार में एक ही लोन पेयर दे सकता है। जैसे ये भी उभयदंतुक तो नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ नाइट्रोजन ही देगा। अगर इससे दोगे तो भी नाइट्रोजन, इससे दोगे तो भी नाइट्रोजन, सही आ रहा है, ठीक है। तो देखो वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, जो एक बार में एक ही एलपी देते हो, ठीक है। हालांकि वो बदल बदल के दे सकते हैं, कभी कौन दे रहा है कभी कौन दे रहा है, उन्हें उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक होता है NO2, एक होता है ONO, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, इस है ना, ये हो गया नाइट्राइट नाइट्राइटो, क्योंकि लिगेंड है ना तो O लगा दिया मैंने। देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु को ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करना शुरू कर देगा, लोन पेयर देना शुरू कर देगा। देखो लिगेंड सेम है, इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2 है, लेकिन बाइंड कौन कर रहा है? अगर नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है तो वो कौन है, वो नाइट्रो है, और अगर ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो वो नाइट्राइटो है। गेटिंग द पॉइंट, सिंपल है ना। तो देखो ये क्या है, उभयदंतुक लिगेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है और एक नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, एक बार में एक ही दे सकता है। अगर आपने दोनों दे दिए तो ये भी क्या करेगा, इधर आके जुड़ जाएगा, और 1, 2 और 3 की संरचना बन जाएगी, चक्रीय संरचना जो ऐसा हो जाएगी। इसलिए आप इनको आप इसमें किलेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये केवल उभयदंतुक है। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन ले, ये, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं साइनाइडो, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइडो। बच्चों अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको लिगेंड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए साइनाइडो आइसोसाइनाइडो ओ लगा रहा हूँ, लास्ट में आइडो लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर इनको सिंपल आयन CN- और NC- में लिखोगे ना तो ये साइनाइड या आइसोसाइनाइड हो जाएगा, है ना। तो वो तो चीज़ आपको मालूम है। अगर इसमें आप बॉन्डिंग देखोगे साइनाइडो में तो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम को कौन दे रहा है लिगेंड, लोन पेयर, ये कार्बन दे रहा है। और अगर नाइट्रोजन देने लग जाए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर पड़ा है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उसको आइसोसाइनाइड बोल देंगे। तो देखो लिगेंड एक ही टाइप का है, उसमें दाता परमाणु 2 है, एक कार्बन भी है और एक नाइट्रोजन भी है। तो जब नाइट्रोजन देगा तो इसको आइसोसाइनाइड, और अगर कार्बन दे रहा है तो उसको साइनाइड बोलेंगे। समझ में आ रही है क्या बात बच्चों, ठीक है। तो इनको बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड, ऐसे जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के दाता परमाणु हो और वो एक बार में एक ही दाता परमाणु लोन पेयर दे रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। समझ में आई क्या बात। उभयदंतुक लिगेंड कभी भी किलेट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अगर किलेट हो गया इसका मतलब सभी परमाणु एक साथ में दाता होकर के चक्रीय संरचना बनाएंगे, जो किलेट में होती इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। और इसके अंदर कभी कभार क्या होता है, 2 से ज़्यादा होगी, तो हो सकता है कि रिंग तो आपकी क्या हो, 3 से ज़्यादा सदस्यों की बने। बच्चों ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया 3 सदस्य वाली रिंग होने के कारण यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि इनको हम किलेट नहीं कहते, ऐसा नहीं है। उभयदंतुक का मतलब होता है कि एक बार में एक ही जना क्या हो, लोन पेयर देना चाहिए। एक होता है SCN- और एक होता है SNC-। ये है आपके पास, ये थायोसाइनाइड, ये है आइसो थायोसाइनाइड,
ठीक है ना। अब इनके अंदर वही है, अगर आपके पास में कार्बन या सल्फर लोन पेयर दे रहा है या नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, वो आप इसमें ढूंढ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे SCN, ये देखिए ये हो गया थायोसाइनाइडो, और अगर नाइट्रोजन क्या कर लेगा, लोन पेयर देने लग जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनाइड। देखो अब आप ये कहेंगे कि सर इसको, इसमें देखो कि अगर नाइट्रोजन भी लोन पेयर यहाँ दे दे तो क्या होगा, 1 2 3 4 सदस्यों की क्या हो जाएगी, चक्रीय संरचना बन जाएगी। तो क्या इसको कीलेट में शामिल कर दे, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कीलेट हो गया तो इसका मतलब ये दोनों जने क्या होंगे, लोन पेयर एक साथ देंगे, और एक साथ देते ही कीलेट हो जाएगा। ये एक साथ नहीं देते, या तो सल्फर ही देगा या नाइट्रोजन ही देगा, ठीक है। और ऐसे केस में चक्रीय संरचना नहीं बनती है तो इनको उभयदंतुक ही कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपको ये लिगेंड समझ में आया। अब हमारे पास इसमें एक टॉपिक बचता है, हम देखेंगे कि हमारे इस बार के 12th के सिलेबस में वो है या नहीं है, जिसको हम कहते हैं इसकी त्रिविमीय समावयवता संकुल यौगिकों में। होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में वही लेंगे, नहीं होगा तो हम इसका छोटा मोटा चीज़ें जो है वो करके इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।